तो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 923 डिप 3 के प्रॉब्लम्स ए टू जी। तो सबसे पहले ए प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें एन सेल्स दे रखे हैं, ठीक है। वो या तो ब्लैक होंगे या वाइट होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक कंटिन्यूस सेगमेंट ऑफ सेल्स चूज कर सकते हैं एंड उन सबको वाइट पेंट कर सकते हैं। तो इस एक्शन के बाद जो भी ब्लैक सेल होंगे ना, वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमें बताना है कि ऐसी कौन सी मिनिमम लेंथ की सेगमेंट ले सो दैट सारे के सारे वाइट हो जाए। तो ये क्वेश्चन है। तो और जो हाँ, तो सेगमेंट क्या होती है, सेगमेंट बेसिकली एक सब अरे होगा। सेगमेंट मतलब बेसिकली एक स्ट्रिप होगी, कंसेक्यूटिव स्ट्रिप। तो जैसे पहला एग्जांपल है डब्ल्यू बी बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू। तो इसमें सेगमेंट होगी, या ये सेगमेंट होगी पूरी, या ये होगी, या ये होगी, ठीक है। पर हमें वो सबसे छोटी सेगमेंट लेनी है सो दैट जो भी बी है वो कवर हो जाए। देखो वाइट में पेंट हो रहा है बी, तो हमें बी तो सारे कवर करनी है। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि जो सबसे स्टार्टिंग में बी आ रहे हैं वहां से लेकर सबसे एंडिंग वाले बी तक ले लें, तो सारे पेंट भी हो जाएंगे और ये सबसे छोटी सेगमेंट होगी। तो बेसिकली यही आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें बस लास्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स फाइंड करना है, जो कि हम फॉर लूप से इजीली कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। तो इसका आंसर, जैसे ये इंडेक्स 5 है और ये इंडेक्स 1 है, तो 5 - 1 4, सॉरी, इंडेक्स 4 है, 1 है। तो इसकी लेंथ 4 हो गई बेसिकली। इसके लिए तो 1 है आंसर, इसके लिए भी 1 ही होगा, इसके लिए 2 होगा। तो आप चेक कर सकते हो कि ये हमेशा सही काम करेगा। तो ये इसका लॉजिक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है इसमें। नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। ठीक है। तो ठीक है, तो मैं अब जा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, बट हम हमारे पास स्ट्रिंग का एक ट्रेस पड़ा है अभी। तो स्ट्रिंग का ट्रेस क्या है, देखो हमारे पास n इंटीजर्स हैं, ठीक है। हर कैरेक्टर के लिए बेसिकली a ऑफ i इज द नंबर ऑफ इंडाइसेस सो दैट द इंडाइसेस j लेस देन i सो दैट कि उसके इक्वल हो। मतलब बेसिकली a ऑफ i का मतलब क्या है कि इस इंडेक्स से पहले कितने इंडेक्स ऐसे हैं जो इसी कैरेक्टर के इक्वल हैं, ith कैरेक्टर के इक्वल हैं। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें देखा जाए, ये वाला एग्जाम्पल है 0 0 1। देखो पहला जीरो, इसका मतलब कि इससे पहले कोई भी इसके इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली नहीं होगा। अब एक और बार जीरो आया, मतलब बी से पहले उसके इक्वल एक भी नंबर नहीं है। एक और जीरो आया, आर से पहले उसके लिए एक भी इक्वल नहीं है, ठीक है। ये तीनों अलग अलग ही है। फिर वन आया, मतलब इससे पहले कोई एक करेक्टर है जो इसके इक्वल होना चाहिए। तो इनमें इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, तो यहाँ पर ए आया, ठीक है। अब जीरो मतलब एक और नया करेक्टर है विच इज सी। अब दो, दो क्यों आया, दो आया कि इससे पहले एटलीस्ट दो करेक्टर ऐसे होने चाहिए जो इसके इक्वल है। तो वो बेसिकली ए है, ए के इक्वल दो करेक्टर हैं, ठीक है। फिर आया जीरो, जीरो मतलब नया करेक्टर डी। फिर तीन आया, इससे पहले तीन करेक्टर ऐसे हैं जो इसके इक्वल होने चाहिए। तो तीन करेक्टर, मतलब ए ही है जिसके जो तीन बार आ चुका है, तो इसमें ए आ जाएगा। अब यहाँ पर बी आएगा। यहाँ यहाँ पर मतलब यहाँ पर हम बी या आर में से कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें एक करेक्टर चाहिए जो एटलीस्ट एक बार आया हो। ठीक है, एटलीस्ट नहीं मतलब एग्जैक्टली एक बार आया हो, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब सेम सिमिलरली आर के लिए भी, मतलब यहाँ पर भी यही चीज़ है। तो यहाँ आर आ जाएगा और लास्ट में चार पे ए आ जाएगा। तो इसका लॉजिक, मतलब आप समझ रहे हो कि क्वेश्चन चाहता क्या है। अब इसका लॉजिक क्या है, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा मुश्किल है, बट टू बी ऑनेस्ट बहुत ही सिंपल लॉजिक है। हमें क्या करना है, देखते हैं चलो, किसी पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए कर लेते हैं। तो अगर हम, ये तो यार सिंपल ही है, तो इसी वाले के लिए कर लेते हैं। उन्होंने तो सिंपली दे रखा है, पर हम अच्छे से कर लेंगे इसको, ठीक है। Sorry। तो ठीक है, यहाँ पर मैं प्लस यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ये, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। अब जीरो के लिए देखोगे, तो सबसे पहले हम ना करेक्टर ए से शुरू करते हैं। जब भी जीरो आएगा ना, हम कोई नया करेक्टर देने वाले हैं, ठीक है। एक तो ना मैं पहले एक लिस्ट बना लेता हूँ सारे करेक्टर्स के लिए, ठीक है। ABCDEFG, सारे करेक्टर्स नहीं बनाता, थोड़े बहुत ही बनाता हूँ, मेरे को अभी थोड़े की जरूरत है। तो अब अभी ना सबकी अकरेंस लिख लेता हूँ जीरो, ठीक है। ठीक है, जैसे ही A ऑफ i इक्वल टू जीरो आया, मैं ना इस लिस्ट पे जाऊंगा।
और देखूंगा कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो एक्चुअली सबकी है। तो मैं सबसे पहला कैरेक्टर ले रहा हूँ ऐसे ही अपनी मर्जी से, ए ले लिया। अब फिर से 0 पे आया। अब जब मैंने ए लिया ना, एक्चुअली इसकी अकरेंस 1 से प्लस हो गई, तो इसकी 1 हो गई। ठीक है, तो इसकी चेंज हो चुकी है। अब मैं फिर से चूज चूज करूंगा कोई, तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ बी। ठीक है, बी आया। अब नया कैरेक्टर चूज, फिर से अब मैं 0 पे देखूंगा, यहाँ पर एक्चुअली ये 1 हो गया फिर। अब मैं फिर से 0 देखूंगा कहाँ पे, तो सी आ गया। ठीक है, अब मैं 1 ढूंढूंगा, तो 1 ए पे आ रहा है, बी पे आ रहा है, तो मेरी मर्जी है, चलो मैंने ए ले लिया। ठीक है, अब 0 आया, तो 0 पे एक्चुअली ये भी +1 1 हो गया था, ये भी अब +1 हो गया, ये 2 के बराबर हो गया। अब एक और नया 0 आएगा। ठीक है, तो 0 यहाँ पर डी के लिए है, तो मैंने यहाँ पे डी ले लिया। ठीक है, अब आया 2। 2 सिर्फ ए पे है, तो ये +1। ठीक है, अब मैं यहाँ पर भी +1 कर दूंगा और यहाँ पर ए ले लूंगा, इसकी वैल्यू 3 हो गई है। अब 0 आया, 0 पे ई आ जाएगा। ठीक है, ई आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब 3 आया, 3 पे सिर्फ ए है, तो +1 = 4। तो अब ए आ गया। अब 1 वाला देख रहा हूँ, 1 के अभी 4 है मेरे पास ऑप्शन, तो मैंने फिर बी ले लिया। ठीक है, तो मैंने लिया यहाँ पर बी। ठीक है, मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर भी 1 आया, तो मैंने फिर से ये वाला ले लिया, सी आ गया। अब यहाँ 4 आया, 4 पे ए है, तो =5। ठीक है, इस तरह से करना है, बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है, तुम हर कैरेक्टर के लिए स्टोर कर सकते हो क्या नंबर है करेंटली। बट तुम ये सोच रहे हो कि ऐसा भी तो हो सकता है कभी कि मान लो उन्होंने 7 लिख दिया, और मान लो इसके आगे इस लिस्ट के आगे 7 होता, यहाँ पर 7 होता, तो तुम कैसे फाइंड करते, तो कुछ आ ही ना पाता। तो एक्चुअली इनपुट में कभी ऐसा होगा ही नहीं, मतलब ऑब्वियसली कोई वैलिड स्ट्रिंग होगी ही ना इनपुट में, कुछ भी ऐसे ही नहीं दे सकते ना वो। ठीक है, कुछ भी वैलिड स्ट्रिंग तो होगी, राइट। यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर एक्चुअली दे रखा होगा कि इट इज गारंटेड, यहाँ पर कुछ होगा, इट इज गारंटीड दैट फॉर द गिवन ट्रेस देयर एग्जिस्ट अ सुटेबल स्ट्रिंग एस। तो बस इनपुट सही है हमें। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। बाकी एल्गोरिदम तो सिंपल ही है इसका। ठीक है, अगर डाउट हो आप कभी भी पूछ सकते हो, या तो चैट में लिख सकते हो, या फिर बोल सकते हो माइक पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं सी प्रॉब्लम पर मूव करता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस प्रॉब्लम में एक अरे ए ऑफ इंटीजर एन इंटीजर दे रखा है, और एक अरे बी ऑफ एम इंटीजर दे रखा है। ठीक है, और एक के है जो इवन नंबर है। तो हमारा टास्क है ये डिटरमाइन करना वेदर इट इज पॉसिबल टू चूज एग्जैक्टली k/2 एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ अरेज इन सच अ वे दैट अमंग द चोजन एलिमेंट्स एवरी इंटीजर फ्रॉम 1 to k इज इंक्लूडेड। तो क्या दे रखा है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, 6 5 6 यही कॉपी कर लेता हूँ। तो ये एग्जांपल है। ठीक है, 6 5 6। तो बेसिकली जो अरे ए है वो क्या है, 2 8 3 8 5 6 5। ठीक है, अरे बी क्या है, 1 3 4 10 5, और के =6 है, यानी कि हमें 6 नंबर चाहिए, 3 इसमें से आने चाहिए और 3 इसमें से। ठीक है, तो किस तरह से ले सकते हैं, जैसे ऊपर से मैंने 2 3 5 ले लिया, मान लो यहाँ से 1, एक्चुअली यहाँ पर 6 लेना ही पड़ेगा ऊपर, क्योंकि ये नीचे 6 नहीं है, 2 2 3 6 ले लिया, यहाँ पर 1 4 5 ले लिया। तो हाँ, इसका आंसर यस है। बट हमें कैसे पता कि आंसर यस है, मतलब हमें ऑब्वियसली ये चीज़ बनानी नहीं है कि कौन से 3 है कौन से 3 नहीं है, हमें यस और नो बताना है। लेकिन उसके लिए हम क्या मतलब क्या लॉजिक सोच सकते हैं। तो देखो, एक चीज़ तो पक्का है कि दोनों में, अगर हम दोनों के एलिमेंट्स मिला दें, तो 1 से लेकर 6 तक सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। ये सबसे मेन कंडीशन है, ये तो होनी ही चाहिए, क्योंकि सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट प्रेजेंट होंगे तभी तो बन पाएंगे, है ना। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। अगर ये नहीं सेटिस्फाई हो रही तो नो आएगा आंसर। ठीक है, पक्का। अब और क्या देखना है, अब हमें ये भी तो देखना है ना कि यहाँ पर एटलीस्ट k/2 ऐसे एलिमेंट्स हो जो प्रेजेंट हो 1 से k में। तो मान लो इसमें काउंट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 6 इज, देखोगे 1 2 3 4, जैसे बेसिकली यूनिक एलिमेंट लेना है ना, मतलब ऐसा है कि अगर देखोगे तो ऐसे तो 5 एलिमेंट है, पर हम 4 ही मानेंगे इसमें। ठीक है, तो ए में 4 एलिमेंट है ऐसे जो 1 से 6 में आते हैं, बी में कितने हैं, बी में भी 4 हैं, तो ये तो >= 3 है। ठीक है, ये भी >= 3 है। बट हमें ये देखना है कि क्या ये इनफ है, देखना कि दोनों >= 3 है तो आंसर आ जाएगा, क्या ये इनफ है, ये देखना है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम कोई मान लो
कि हमने यहाँ पर ए के चारों एलिमेंट ले लिए, ठीक है। 2, 3, 5, 6, चारों एलिमेंट ले लिए। एक्चुअली हमें तीन ही चाहिए, पर हमने चारों ले लिया अभी के लिए। अब हम बी से भी हम तीन ही एलिमेंट चाहते हैं, ठीक है। देखो अब हम बी से कौन से एलिमेंट चाहेंगे, सबसे पहले तो हम वो एलिमेंट चाहेंगे जो ए में नहीं है, 1 से 6 में से। तो 1 और 4 तो हम चाहेंगे ही। और क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ऑब्वियसली 1 और 4 बी में प्रेजेंट है, ये तो पक्का ही है, ठीक है। नो डाउट। अब 1 और 4 प्रेजेंट है। अब बी में, इसमें बाकी जो दोनों में सिमिलर एलिमेंट्स है, उसमें से कोई भी एक एलिमेंट हो तो चल जाएगा ना। मतलब 2 हो या 3 हो या 5 हो या 6 हो, कुछ भी हो तो चल जाएगा। तो 3 या 5 में से कुछ भी हो चल जाएगा, तो अगर यहाँ 3 डाल दे तो यहाँ से 3 हटा देंगे। तो एक्चुअली अगर देखा जाए, तो अगर बी में भी अगर ए में ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एलिमेंट्स, देखो ए में तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, ये तो पक्का है। अब बी में भी एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एलिमेंट्स हो, तो आंसर यस आ जाएगा। मतलब दोनों में सिर्फ इतनी कंडीशन सेटिस्फाई कर देना कि 3 से ज्यादा एलिमेंट है, बेसिकली k/2 से ज्यादा एलिमेंट है, ग्रेटर देन इक्वल टू k/2 एलिमेंट्स है, तो दैट्स इनफ। क्योंकि हमें लाइक ऑब्वियसली अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स इन दोनों में मिला के आ रहे हैं, तो किसी ना किसी तरह ये बन जाएंगे, बेसिकली दो डिसजॉइंट पेयर्स बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम एलिमेंट भी होंगे तो एक 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 आधा एक दूसरे में आ जाएगा। बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों का काउंट k/2 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। दैट्स इनफ। ये है इसका लॉजिक। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? अगर है तो पूछ सकते हो, ठीक है। बस यही दो कंडीशन है, दैट सेट ए, बेसिकली इसको सेट ए मान रहा हूँ और इसको सेट बी मान रहा हूँ। सेट बी, सेट ए साइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू k/2, सेट बी साइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू k/2, दोनों का साइज k/2 ग्रेटर देन इक्वल टू k/2 होना चाहिए। एंड यूनियन ऑफ ए यूनियन बी शुड बी इक्वल टू के, बेसिकली 1 से लेकर k तक सारे एलिमेंट आने चाहिए। बस इतनी सी कंडीशन है, इससे हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये वाला केस था, इसमें देख लेते हैं एक बार। तो इसमें देखा जाए 1 से लेकर 6 तक सारे एलिमेंट आगे आ रहे हैं कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखोगे, जो नीचे वाला है ना, उसमें लाइक दो ही एलिमेंट्स है, 1 और 3 ही हैं। तो साइज इज लेस देन 3, तो इसलिए नो आ रहा है। और इस केस में जैसे k = 4 है, तो 1, 3, 2, 4, मतलब इसमें डायरेक्टली दिख रहा है आंसर, ठीक है। इसमें जरूरत नहीं है कुछ और करने की। 4 वाले में 1, 4 और 2, 3 डायरेक्टली आ रहा है, खत्म, ठीक है। तो बेसिकली ये दो कंडीशन से हो जाएगा। लाइक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता है, ठीक है। भैया आपको हाँ बताओ। इंट्यूशन कैसे आया कि सेट का साइज अगर k/2 से ग्रेटर देन हुआ दोनों में तो हमारा आंसर यस हो जाएगा, मतलब वो इंट्यूशन कैसे बिल्ड हुआ आपके में? देखो मेरे को पहले तो ये इंट्यूशन था कुछ ग्रीडी लगेगा, ठीक है। तो मेरे पास एक तो जब इंट्यूशन बिल्ड होता है ना, मैं उसको सोचता हूँ कि वो सही है कि नहीं, ठीक है। उसको सही सही है कि नहीं वो सोचने का ट्राई करता हूँ। मैं एक बार इंट्यूशन अगर सोच लेता हूँ, उसके बाद मैं एक प्रूफ भी करना होता है थोड़ा, कि मतलब ऐसा ना हो कि कुछ भी गलत कोड लिख दूँ। तो मैंने प्रूफ तो इसी तरह से हम्म। किया कि अगर मान लो कि कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, मतलब देखो मैंने सबसे पहले ये देखा था कि जो जो एलिमेंट्स इसमें नहीं है वो बी में होंगे, ठीक है, ये तो पक्का है। तो मान लो हम्म। ए में कुछ एक्स एलिमेंट्स है और बी में k-x एलिमेंट्स हैं, ठीक है। बी में इतने एलिमेंट्स है ही हैं। अब बी में अगर ये k-x एलिमेंट्स है, अब देखो सबसे पहले तो मैंने ए में एलिमेंट डाले ना, एक्स एलिमेंट्स। अब बी में देखा k-x एलिमेंट्स तो है ही हैं, जो नहीं थे। उसके अलावा कुछ और हम्म। एलिमेंट्स हैं, मान लो वो वाई एलिमेंट्स हैं। तो अगर वाई एलिमेंट्स इसमें है, तो वो वाई एलिमेंट्स इसमें भी होंगे, क्योंकि k-x तो वो थे ना जो इसमें नहीं थे। अब ये वाई एलिमेंट हम्म। दोनों में कॉमन है। तो अगर ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू k/2 है, तो अगर इसमें से कॉमन वाले एलिमेंट्स मैंने हटा भी दिए तो क्या दिक्कत है? मतलब इसमें तो k/2 हम्म। रहेंगे ही। मैं k/2 के बराबर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर k-x भी ग्रेटर देन इक्वल टू k/2, मतलब वही ना, k-x जो है मतलब यही देखना, k-x + y ग्रेटर देन इक्वल टू k/2 है, क्योंकि बेसिकली वो कॉमन हम्म। एलिमेंट है, वो दोनों में से किसी में भी आ सकते हैं। तो वही है कि यस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू k/2 होने चाहिए। मतलब मैं समझ रहा हूँ थोड़ा ऐसे एकदम से सोचना शायद मुश्किल हो सकता है, बट थोड़ा अच्छे से सोचोगे तो लाइक आपको भी आ जाएगा इंट्यूशन, मतलब अभी सब आपको ऐसा हाँ, लग रहा होगा मैंने कि क्या किया था, हाँ हाँ बताओ।
बताओ बताओ। मैंने सेट की जगह मैप यूज कर लिया था। तो अच्छा। जिसके अंदर कॉमन आ रहा था, तो मैंने कॉमन का नंबर ऑफ कॉमन कितने हो रहे हैं वो काउंट कर लिया था। और हाँ सही। और पहले सेट में जो अवेलेबल नंबर है के अंदर 1 to K, और जो दूसरे में नहीं है उसका काउंट कर लिया था। सिमिलरली फॉर द सेकंड के लिए भी काउंट कर दिया था। तो हाँ इससे हम कर सकते हैं कि कितने, अगर 6 बन रहा है फॉर एग्जाम्पल्स, कॉमन काउंट, अगर काउंट 1 जो कि पहले मैप में जो है, जो सेकंड में नहीं है, और काउंट 2 जो सेकंड में नंबर है, वो फर्स्ट वाले ठीक है। मैप में नहीं है, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी हो, मैं ठीक है, अगर तुमने वो ये दोनों। तीनों निकाल, ये तीनों निकाल लिए तुमने, है ना? हाँ, और ये है इससे कितने भी हो कॉमन है जा ये? रहा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं, इससे भी हो जाएगा। काउंट 3, बट ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, तो फिर ये मेरे को इंट्यूशन नहीं आया जैसे आपका कैसा था, कि सेट यूज करके जो शॉर्ट मेथड था वो। ये भी टू बी ऑनेस्ट इतना बड़ा मेथड है नहीं है। तुमने काउंट वन काउंट, हाँ मतलब थोड़ा बड़ा कह सकते हो, पर ये भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी बिल्कुल अच्छा लॉजिक है। इसमें भी तुमने यही किया होगा कि काउंट थ्री प्लस काउंट वन शुड बी इक्वल टू के, एंड इंडिविजुअली काउंट वन और काउंट टू ग्रेटर देन इक्वल टू के बाई टू, मतलब काउंट वन प्लस काउंट थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू के बाई टू, ऐसा कुछ किया होगा, राइट? हाँ, ये मैथमेटिक्स यूज करके चेक करना था बस। मतलब ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, पर हाँ, वो ये कि बाकियों की इम्प्लीमेंटेशन देख के थोड़ा समझ आता है कि हाँ थोड़ा इजियर वे में हो सकता था, तो सही है, ऐसे कोई यस। दिक्कत नहीं है। हम्म। फिर मैं यहाँ पे कैसे इंट्यूशन बिल्ड कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं सेट यूज करके, जैसे आपने जैसे सोचा कि डुप्लीकेट्स मैटर यहाँ पे करता नहीं है, तो फिर हम उसको अवॉइड करके हम ऐसा करेंगे तो ज्यादा रहेगा। देखो, जैसे तुमने काउंट वन काउंट टू काउंट थ्री किया, मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो सिमिलर ही चीज है, ज्यादा ज्यादा अलग है नहीं है वो चीज। ओके। मतलब अगर तुम सोचोगे तो हम्म। बस, तुम अगर सेट्स ज्यादा यूज नहीं करते तो तुम्हें इतना इंट्यूशन नहीं आएगा, अगर सेट्स यूज करने की आदत है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें हो जाएगा ऐसे। ओके ओके, ठीक, थैंक यू। हाँ ठीक है, डी प्रॉब्लम पर आते हैं अभी। तो डी में गया फाइंड द डिफरेंट वंस। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, यू आर गिवन एन array ऑफ n integers and q queries. Each query is represented by two integers l and r. Your task is to find for each query two indices I and j, or determine that they do not exist such that a of I is not equal to a of j. तो बेसिकली हमें किसी भी गिवन सेगमेंट में ये बताना है कि कौन सा पेयर है जो लाइक एल से आर में जो कि नॉट इक्वल है। एक्चुअली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। लोगों को लग रहा होगा सेगमेंट्री वगैरह, वैसा कुछ नहीं था। अगर तुम हर एक, मान लो एक अरे दे रखा है, ठीक है, मैं एग्जांपल अरे ले लेता हूँ कुछ, जैसे ये वाला 3 2 2 1 1 2, ठीक है, 3 2 2 1 1 2, ऐसा कुछ ले लेता हूँ। तो अगर मैं हर एक इंडेक्स के लिए, मान लो इंडेक्स आया है, उसके लिए ये स्टोर कर लूँ कि सबसे पास वाला उसका अनइक्वल एलिमेंट कौन सा है राइट की तरफ, तो हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। जैसे वन के लिए सबसे पास अनइक्वल एलिमेंट कौन सा है, मैं इंडेक्स नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ इसके लिए 6 है, इसके लिए भी तो 6 है, इसके लिए एक्चुअली राइट में कुछ है नहीं है, तो मैं इसके लिए 7 मान लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए सबसे पास वाला इनइक्वल कौन सा है, 4, इसके लिए भी 4, इसके लिए 2, ठीक है। अगर मैंने सबके लिए ये कैलकुलेट कर लिया सबसे पास वाला अनइक्वल कौन सा है राइट की तरफ, तो अगर मेरे पास कोई क्वेरी आती है एल कॉमा आर, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि ये मान लो मैंने वेक्टर बी में स्टोर कर लिया, ठीक है। तो अगर बी ऑफ एल जो सबसे पहला एलिमेंट है इज लेस देन इक्वल टू आर, तो मैं क्या करूंगा, एल कॉमा बी ऑफ एल लिख दूंगा, तो ये आंसर हो जाएगा। और एल्स वाले केस में क्या करूंगा, एल्स -1 कॉमा -1, मतलब अगर मेरे पहले एलिमेंट से सबसे पास वाला अनइक्वल एलिमेंट आर से बड़ा है, तो मतलब सारे मेरे इक्वल होने वाले हैं एल से आर में, राइट, पूरी सेगमेंट में। जैसे इस वाले केस में अगर मान लो 1 से लेकर 3 तक लेता हूँ, तो 3 के लिए सबसे पहला इनइक्वल कौन सा है, 2, विच इज लेस देन इक्वल टू 3, अगर मेरा एल कॉमा आर 1 कॉमा 3 है। लेकिन अगर इस केस, अगर ऐसा केस होता 2 कॉमा 3, एल 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 इक्वल्स टू 2 एंड आर इक्वल्स टू 3, तो 2 के लिए अगर मैं देखता, तो 2 के लिए पहला अनइक्वल 4 है, तो अगर आर 4 से कम है तो आंसर -1 -1 हो जाएगा।
अगर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो वो मेरा आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल नहीं हो गया। अब तुम सोच रहे होगे कि राइट में सबसे क्लोजेस्ट कैसे स्टोर करें। एक्चुअली इसका भी एक फॉर लूप में हो जाएगा, पता है। तुम क्या करो, जो लास्ट एलिमेंट है बी ऑफ एन इक्वल्स टू n+1 कर दो, जैसे इसमें किया है 7, ठीक है। अब तुम सारे इंडेक्सेस पे जाओगे तो देखो, इफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू a of i+1, ठीक है। अगर ये है तो क्या करो, बी ऑफ आई इक्वल्स टू b of i+1, एल्स बी ऑफ आई इक्वल्स टू i+1। सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। तो इसमें क्या कर रहे हो, ये दोनों अनइक्वल है, तो मैंने i+1 के इक्वल कर दिया, जैसे 6। ये दोनों इक्वल है तो मैंने इसको b of i+1 के इक्वल कर दिया, तो ये भी सेम रहेगा, 6 रहेगा। अब 2 देखोगे, 2 के अगला वाला अनइक्वल है तो मैंने 4 कर दिया। अब इस वाले 2 के अगला वाला इक्वल है, तो इसका भी इसके बराबर हो गया, 4 4। और 3 के अगला वाला अनइक्वल है तो 2 कर दिया। तो बहुत ही सिंपल है इसका लॉजिक, ठीक है। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हाँ, इसका मेथड आपने मतलब लॉजिक कैसे बनाया? हूँ। लॉजिक ये, मतलब एट द टाइम ऑफ कॉन्टेस्ट टाइम पे, मतलब मैंने ऐसे ही बनाया था जैसे कि इसमें कि हम लोग रेंज क्वेरीज एंड सेगमेंट ट्रीज हम ये सब सोच रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। नहीं, एक्चुअली तुम्हें बस एक अनइक्वल निकालना है ना, तुम्हें बस एक पेयर चाहिए। तो अगर तुम मान लो जो सेगमेंट है, एल से आर सेगमेंट है, अगर तुम उसके पहले एलिमेंट है उसके राइट में सबसे पहला अनइक्वल निकाल लो, तो तुम्हारा काम बन जाएगा ना। एल के राइट में सबसे पहला अनइक्वल, यस। अगर सारे इक्वल हुए तो इसका या सबसे पहला अनइक्वल बाहर आएगा, नहीं तो इसके अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर ही आ गया तो मिल गया तुम्हें। मतलब सेगमेंट्री तो नहीं लगना था इसमें, बहुत ही सिंपल था। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। हम्म। या ओके। ठीक है, ई पर मूव करता हूँ मैं। लेवल परम्यूटेशन, तो इसमें क्या दे रखा है, दो इंटीजर दे रखे हैं एन और के, एंड के इज इवन। तो परम्यूटेशन ऑफ लेंथ एन इज एन अरे कंसिस्टिंग ऑफ एन डिस्टिंक्ट इंटीजर। मतलब परम्यूटेशन तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। उ- मैं उस पर नहीं जाता हूँ। तो हमारा टास्क है अ के लेवल परम्यूटेशन कंस्ट्रक्ट करना। तो के लेवल परम्यूटेशन क्या है, कि जो कंटिन्यूस सेगमेंट ऑफ लेंथ के सारी सेगमेंट लेनी है हमें, और किन्हीं भी दो का जो सम है, सम का डिफरेंस बेसिकली 1 से कम, बेसिकली जो मैक्सिमम सम आएगा सारी के सब सेगमेंट्स का। तो ये एक बार अच्छे से समझाता हूँ, किसी ने बोला प्लीज एक्सप्लेन डी अगेन। एडी तुम एक बार बोल सकते हो कि तुम्हें लाइक प्रॉब्लम क्या है डी में, तो मतलब मैं उस हिसाब से समझा दूंगा ना तुम्हें कि अगर क्या नहीं समझ आया। माइक पे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मैंने यही बताया ना कि सेगमेंट्री की जरूरत नहीं थी। अगर तुम एल से आर के बीच में तुम्हें अनइक्वल फाइंड करना है, तो अगर तुम जो सबसे पहला एलिमेंट है, अगर तुम उसके लिए ये निकाल लो कि उसके क्लोजेस्ट अनइक्वल एलिमेंट कौन सा है राइट में। मतलब एल के लिए अगर सबसे क्लोजेस्ट इंडेक्स जो है वो मान लो एक्स है, जो कि अनइक्वल है। तो अगर एक्स एल और आर के बीच में आ रहा है तो तुम्हारा आंसर L, X हो जाएगा, राइट। और अगर एक्स उसके बाहर आ रहा है आर के, तो -1, -1 हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल है ना, तुम्हें बस एल के लिए निकालना है कि सबसे क्लोजेस्ट अनइक्वल कौन सा, समझे। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ ई पे, ठीक है। तो ई में क्या दे रखा है, ई में मान लो एक अरे दे रखा है ऐसा। अ, तो मान लो कोई परम्यूटेशन थी 1 3 5 4 2। तो मान लो k = 3 है, तो पहला सब सेगमेंट होगा 1 3 5, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ये होगा। फिर तीसरा ये होगा। अब इनके जो इंडिविजुअली जो सम है, 1 3 5 का सम क्या है, 8। 3 5 4 का क्या सम है, 12। और 5 और 2 का 11। तो इनका ये कहना है हमें ऐसी परम्यूटेशन कंस्ट्रक्ट करनी है सच दैट जो मैक्सिमम है इनमें से, यानी कि 12 - 8 जो मिनिमम है, इनका डिफरेंस हो 1 हो। यानी कि वो 1 से ज्यादा डिफर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये चाहते हैं वो लोग, ठीक है। तो 1 से ज्यादा डिफर नहीं करनी चाहिए। अब हमें देखना है कि इसका लॉजिक क्या है। तो इसका एक्चुअली बहुत ही सिंपल लॉजिक, अगर तुम एक बार नोटिस करो ना,
जैसे ये मान लो इसी में मुझे 5,3 के लिए कंस्ट्रक्ट करनी थी, ये 5,3 है, ठीक है। n = 5 एंड k = 3, इसके लिए कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहला सेगमेंट होगा 1 2 3, ठीक है, A0 + A1 + A2। दूसरा सेगमेंट क्या होगा? आई थिंक A1, सॉरी, आई थिंक के इज इवन। हाँ, अरे हाँ, माय बैड, ठीक है। के मतलब ये तो बस एक एग्जांपल था, तो k = 2 है, यहाँ पर मान लेते हैं। चलो k कोई बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, कोई बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, 7,4, ठीक है। 7,4 के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? A0 + A1 + A2 + A3, यहाँ पर A1 + A2 + A3 + A4। तो इसका सम S1 होगा, S2 होगा। तुम बता सकते हो S2 - S1 क्या है? इट इज A4 - A0। तो इस ये क्या बताता है हमें? A4 - A0 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है शुड बी << 1, ठीक है। अब एक्चुअली ये कभी जीरो नहीं हो सकती, तो ये हमेशा =1 होगी। अगर देखा जाए तो =1 होगी, जीरो हो ही नहीं सकती, ये परम्यूटेशन है। तो इसका मतलब क्या है? A0 और A4 में या तो A4 = A0 + 1 या A4 = A0 - 1। बेसिकली अगर कोई रैंडम के होगा तो A ऑफ I = A ऑफ I + K + -1, ये होने वाला है के, ठीक है। तो अगर तुम नोटिस करो 7,4 के लिए अगर हम करते हैं, तो मान लो पहला एलिमेंट 1 है, तो हम क्या कर देंगे, जो फिफ्थ एलिमेंट है उसको 2 कर देंगे, एक से बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स होंगे। अब ऐसा है कि इसका सम अगर एस था, मतलब पहली वाली सेगमेंट का अगर एस 0 था, इसका S0 + 1 है। अब अगला जो सम होगा ना, वो S0 ही लाना है, S0 + 1 नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पर कुछ एलिमेंट था, मान लो 4 है, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए। ये पक्का है, ये होना ही चाहिए, 3 होना चाहिए, क्योंकि कम होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम देखोगे इसका जो सम है और इसका जो सम है, इनका डिफरेंस है दिस माइनस दिस। तो S0 लाने के लिए ये कम होना चाहिए। फिर अगले स्टेप पे क्या होगा? फिर से बढ़ना चाहिए और फिर से कम होना चाहिए, मतलब बेसिकली ऑल्टरनेटिंग है। तो अगर तुम भैया, देखोगे, हाँ, कैन यू रिपीट दिस पार्ट अगेन? अ, अगर तुम देखोगे यहाँ पर मान लो इसका कुछ सम था, अ, जैसे S0 था, A0 से A3 तक का सम है S0, A1 से A4 तक का सम है S1, ठीक है। तो S1 = S0 + 1, ठीक है। अब हमें S2 निकालना है। S2 क्या होगा? S2 शुड बी इक्वल टू S0, ये तो पक्का है, क्योंकि सम तो एक से डिफर हो गए, मतलब सेम नहीं हो सकता, अगला सम सेम नहीं हो सकता। तो मेरा ये कहना है कि जो ये वाला सम है बेसिकली A2 से लेकर A5 तक, ये S0 के बराबर होगा। तो S0 के बराबर कैसे होगा? तो अगर ये बेसिकली हमें क्या देखना है, हमें डिफरेंस देखना है S2 - S1 का। S2 - S1 का डिफरेंस क्या होगा? A5 - A1, दिस इज इक्वल टू 1। हमारा ये आ गया, सॉरी, A1 - A5 = 1। तो बेसिकली अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है तो ये वाला डिक्रीज हो रहा है, अगर ये वाला इंक्रीज हो रहा था तो ये वाला डिक्रीज हो रहा है। तो ऑल्टरनेटिवली जब ये प्लस हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, अगला वाला। तो इसीलिए के इवन है, क्योंकि एक बार इंक्रीज होगा एक बार डिक्रीज होगा, इसलिए के इवन है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो इंक्रीज कहाँ का हो रहा है, इंक्रीज एक्चुअली इवन इंडाइसिस पे हो रहा है। तो अगर हम ये करते हैं कि पहला एलिमेंट 1 ले ले, फिफ्थ एलिमेंट ले ले 2। अब मैं डिक्रीज वाला अभी नहीं कर रहा, और ठीक है, यहाँ सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, इसके अगला 4 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब एक्चुअली सॉरी, यहाँ पर नहीं, 4, ठीक है, 4 यहाँ आएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब एक्चुअली इंक्रीज वाले सारे खत्म हो गए, यहाँ से डिक्रीज होगा, देखो। एक्चुअली ऑड इंडाइसिस से इंक्रीज होगा, मतलब बेसिकली अगर तुम क्या कर रहे हो, अगर आई से शुरू कर रहे हो तो I + K पे इंक्रीज होगा, I +2 × K पे भी इंक्रीज होगा, I +3 × K पे भी इंक्रीज होगा, जब तक n नहीं रीच कर जाता। और ये सारे इवन इंडेक्सेस के लिए, सॉरी, ऑड इंडेक्सेस के लिए। और इवन इंडेक्सेस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं n से शुरू करूंगा, एक एक करके डिक्रीज करूंगा। तो n क्या है? n 8 है,
8 - 1, यहाँ पर मैं क्या करूँगा 7, यहाँ क्या किया 6, यहाँ किया 5। तो बेसिकली वो एक एक से डिक्रीज करके मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। एक जगह इंक्रीज होगा, एक जगह डिक्रीज होगा। अगर तुम नोट करोगे ये सम क्या आ रहा है, ये वाला सम देखोगे, 9 12 18, ठीक है, ये 18 आया। ये वाला सम देखते क्या आया, 11 17 19, ये 19 आया। फिर ये वाला सम देखते हैं, एक्चुअली ये फिर से 18 आएगा, 3 9 11 18। ये वाला देखते हैं, ये क्या आएगा 6 2 8 15 19, ये 19 आ गया, ठीक है। तो लाइक अगर ये 7 भी होता, n = 7 भी है, तब भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस लॉजिक से हो जाएगा। एक्चुअली इसका एक बार कोड दिखा देता हूँ, कोड सिंपल ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो कोड में क्या है, मैं बस ये कर रहा हूँ, इनिशियली r = 1 ले रहा हूँ, और हर मतलब जीरो इंडेक्स पे, तो मैं हर इवन इंडेक्स पे जाके वाइल j <n a(j) = r प्लस प्लस, यानी कि r इंक्रीज कर रहा हूँ और j प्लस इक्वल टू k, ठीक है। और सिमिलरली जब डिक्रीज करना हो तो r n ले लिया, और एक एक करके डिक्रीज करता हूँ, मतलब सेम ही लॉजिक है। इससे हो जाएगा। समझ आया क्या? अब दिक्कत है तो बोल सकते हो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ गया सबको? नहीं आया तो लिख सकते हो चैट में, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो मैं नेक्स्ट पर मूव ऑन करता हूँ। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। चैट आई है, ठीक है। डी प्रॉब्लम का कोड दिखाऊं, ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ। मेरा मेरा बहुत ही छोटा सा कोड है। तो मैंने क्या किया, जो लास्ट एलिमेंट है उसको n+2 कर दिया, n+1 भी कुछ भी कर सकता था, मतलब बस ऐसे ही कर दिया n+2। फिर a(i) = a(i+1) है, तो b(i) = b(i+1), एल्स b(i) = i+1। और यहाँ पर मैंने जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग लिया, तो इस तरह से कर रहा हूँ। तो इफ b(l) > तो -1 - 1, नहीं तो ये आ गया क्या समझ कोड में? एडमिन तुम्हें समझ आ गया ना? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूँ। भैया एक बार कोई ई वाले का ड्राई रन करोगे एक और एग्जांपल पे। ई वाले का ड्राई रन, रुको, कौन से एग्जाम्पल पे करूँ ये बता दो। 10 और 4। ठीक है, करता हूँ। तो 10, 4 के लिए करता हूँ। तो ठीक है, ये 10 इंडेक्स हो गए। यहाँ 1 डालूंगा, और +4 इंडेक्स पे 2 डालूंगा, फिर +4 पे 3 डालूंगा, फिर यहाँ पर 4 डालूंगा, यहाँ से +4 पे 5 डालूंगा, यहाँ से +4 है ही नहीं कहीं, तो यहाँ क्या डालूंगा, यहाँ मैं डालूंगा 10, ठीक है। 10, यहाँ +4 पे 9 डालूंगा, यहाँ +4 पे 8 डालूंगा, फिर यहाँ डालूंगा 7, यहाँ डालूंगा 6, ऐसे। समझ आया? मतलब एक बार तुम्हें सम भी दिखाई देता हूँ क्या है, 11 15 22। पहले वाले का 22 है, 10 4 14 21 23। दूसरे वाले का 23 है, 4 7 11 13 9 22। फिर अगले का 23, फिर अगले का 22, अगले का 23, अगले का 22। मतलब देख लो, आ जाएगा ये सब, ठीक है। आ गया भी आ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट पर आ रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, ठीक है, जिसको ग्राफ्स वगैरह नहीं आते हैं, एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम सीख के ही करना, ठीक है। डीएसयू, मैंने तो डीएसयू से किया है ये क्वेश्चन। तो जिसको डीएसयू की नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए तो ये एक्सप्लेनेशन है नहीं है। मैं मतलब जिनको आता है, मतलब समझ समझ में आता है डीएसयू, मतलब वो ही देखना है, मतलब वो ही देखना है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसमें एक वेटेड ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो हर पेयर के बीच में एक ना वेट होगा। हमें एक ना ऐसी सिंपल साइकिल हमें सारी सिंपल साइकिल ढूंढनी है, और उसमें से ऐसी सिंपल साइकिल ढूंढनी है जिसमें मिनिमम वेट आ रहा हो। बेसिकली कोई भी एज एज का वेट जो मिनिमम एज है ना, मतलब मिनिमम एज वेट है जो भी, वो जो जौन सा भी वो सिंपल साइकिल में आ रहा है, हमें वो सिंपल साइकिल बतानी है जिसमें वो सबसे कम वेट आ रहा है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर डीएसयू तुम्हें आता है तभी आगे बढ़ना, ठीक है। तो मैंने तो डीएसयू से किया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, तो डीएसयू से क्या कर रहा हूँ मैं ना, एक्चुअली सबसे बड़े वेट है ना, क्योंकि द थिंग इज मेरे लिए बड़े वेट्स यूजलेस है, छोटे वेट सबसे यूजफुल है। तो डीएसयू से क्या होता है, डीएसयू से हमेशा ट्री बन जाता है, राइट। लाइक कनेक्टेड कंपोनेंट बन जाता है, ट्री बन जाता है। और तुम आप डीएसयू के लाइक बेसिकली एक कंपोनेंट में आपस में जोड़ने की कोशिश करते हो, तो उसका मतलब ये है कि वो सिंपल साइकिल बन रही है। मतलब ऐसा होगा, जैसे कोई एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। तो अगर ये एग्जांपल है, ये वाला दे देता हूँ, थोड़ा बेटर एग्जांपल है। तो इसमें क्या होगा, डीएसयू में मैं सबसे बड़े वेट से जाऊंगा। तो सबसे पहले 4 और 5 कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 40, ठीक है। अब 10, 1,2। अब आया 8, 2,3। अब आया 5, 3,1। तो ये सिंपल साइकिल बन रही है, ठीक है। ये आपस में कनेक्ट नहीं होता है डीएसयू में, बट हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे सिंपल साइकिल है। तो बेसिकली हम ये एक्नॉलेज करेंगे कि वेट इक्वल्स टू 5 के लिए, एंड एज किसके बीच में है? तो I = 1, J = 3 के लिए एक सिंपल साइकिल है। ये एक्नॉलेज हो गया, ठीक है। अब 6,4 में तो यहाँ भी है एक्चुअली। तो वेट अब एक्चुअली अब 5 से भी छोटा वेट आ गया। तो हमारा अब अपडेटेड आंसर ये होगा, वेट इक्वल्स टू 3 एंड I = 4, ठीक है। J = 6। तो ये हमारा अपडेटेड आंसर है, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। अब हमने बड़े से छोटे वेट्स क्यों लिए थे? तो इसका सिंपल लॉजिक यही है कि अगर हम छोटे से कोई और ऑर्डर में लेते तो ऐसा हो सकता था कि जब ये कनेक्टेड सिंपल साइकिल बनी तो कोई बड़ा वेट आता। तो हमेशा जितना बाद में एज होगा ना, उतना ज्यादा चांस है कि वो सिंपल साइकिल में है। तो ऑब्वियसली अगर हम किसी और ऑर्डर में करते तो सिंपल साइकिल तो ऑब्वियसली आती ही, बट बड़ा वेट आया था। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये आंसर, अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें सिंपल साइकिल भी निकालनी है। देखो वेट 3 आ गया, जो कि देखोगे इसके आंसर में है, वेट 3 ही है। अब हमें साइकिल साइज और उसका वो देखने की साइकिल क्या है। तो ऑब्वियसली हम एक ना डीएफएस लगा सकते हैं, जो कि 4 से लेकर जाए और 6 पे एंड करे। तो हम ना क्या करेंगे, हम 4 और 6 के बीच में जो एज है ना वो एक्नॉलेज नहीं करेंगे। तो हम डीएफएस 4 से शुरू करेंगे। जैसे ही हमें डीएफएस में 6 मिला, अब देखो 4 और 6 के बीच में एज हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है, 4 से 6 हम किसी और पाथ से पहुंच रहे हैं। तो 4,5,6 इस पाथ से पहुंच रहे हैं। तो जब इस पाथ से पहुंचे, तो हमने क्या किया, ये यही पाथ ले लिया, और ऑब्वियसली इसका बैक एज है ये। हमें पता है 4 और 6 के बीच में एज है, बट हमने डीएफएस के टाइम इग्नोर कर दिया। तो ये हमारा ये फायदा हो गया, अगर हम 4 से 6 पहुंच पा रहे हैं तो ऑब्वियसली सिंपल साइकिल है, और इसी ऑर्डर में पहुंच रहे हैं। तो हम एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे ऑर्डर भी, डीएफएस में ऑर्डर स्टोर कर सकते हो। अगर तुम्हें वो नहीं आता तो ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा डीएफएस सीखने की जरूरत है। बट एक वेक्टर में बेसिकली डीएफएस ट्रांसवर्सल स्टोर करोगे तो तुम्हारे पास ऑर्डर भी आ जाएगा। तो आंसर क्या हुआ हमारे पास, 3,3, 4, 5, 6, ये आंसर हो गया, क्योंकि साइकिल साइज 3 है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? यार क्वेश्चन पढ़ लो फिर अगर तुमने पढ़ा नहीं है तो। बट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड एनी सिंपल साइकिल इन दिस ग्राफ इन विच द वेट ऑफ द लाइटेस्ट एज इज मिनिमल। ये पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, समझ में आएगा सबको, जिसको लाइक इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया तो बता दो, नहीं आया तो भी मैं क्लियर कर दूंगा। डीएसयू कब लगाते हैं? यार डीएसयू अब मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता कि हाँ इस केस में लगाते हैं, इस केस में लगाते हैं। एक्चुअली बहुत डिपेंड करता है। काफी बार तो ऐसे मिनिमम और मैक्सिमम कुछ निकालना हो तो डीएसयू लग जाता है, डीएसयू, और उसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री में लग जाता है। काफी बार मिनिमम मैक्सिमम वाले केसेस में लगता है डीएसयू, बट जब तक तुम्हें बहुत प्रैक्टिस ना हो तब तक तुम कह नहीं सकते ना कि कब लगाओगे कब नहीं लगाओगे, वो तो तुम्हें खुद से इंट्यूशन आना चाहिए। इस पे मत डिपेंड रहो कि हाँ इस केस में लगाओगे इस केस में नहीं। कहाँ से पढ़ूं? अच्छा, यूसाको गाइड है उससे पढ़ लो एक बार। यूसाको गाइड में गोल्ड सेक्शन में होगा शायद, डिसजॉइंट सेट यूनियन करके है। तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगे इसके रिसोर्सेज, अच्छा टॉपिक है, ठीक है। चलो फिर मैं लास्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, जी प्रॉब्लम।
इसमें क्या था, इसमें हर एक सेल में ना बेसिकली एक वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो बेसिकली पेंट करना है हमें पूरे की पूरी स्ट्रिप को 1 से n तक, और एक हर एक सेल में ना कुछ ऐसे वैल्यू है कि वो कितनी स्ट्रिप, और मतलब बेसिकली अगर हम उस सेल से कुछ पेंट करना चाहते हैं तो वो कितनी लेंथ तक पेंट करेगा। तो ए आई वैल्यू, तो या तो वो लेफ्ट की तरफ कर सकता है या राइट की तरफ कर सकता है या फिर कुछ नहीं करेगा। तो कुछ नहीं करेगा वाली केस में हमारा कॉस्ट 0 लग रही है, और कुछ करेगा वाले केस में 1 लग रही है। तो बेसिकली हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है सो दैट पूरी की पूरी स्ट्रिप कवर हो जाए, ठीक है। तो ये देखने से तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग लग रहा है, और कंस्ट्रेंट भी ऐसे है कि ओ ऑफ एन क्यूब ओ ऑफ एन स्क्वायर दोनों पास हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज ये कर सकते हैं कि 1 से लेकर n तक बेसिकली एक डीपी स्टेट बना लेते हैं, 1 से लेकर n तक, ठीक है। बेसिकली डीपी ऑफ आई क्या डिनोट करेगा कि 1 से लेकर i तक पूरी स्ट्रिप कवर्ड है, ठीक है। डीपी ऑफ आई मिनिमम कॉस्ट टू कवर दिस, ठीक है। तो अगर मुझे अगर मैं 1 से लेकर n तक आइटरेट करूं, मतलब डीपी के लिए इस स्टेट में, तो ठीक है, उसके आगे एक फॉर लूप ये होगी। अब वो पाने के लिए मैं एक्चुअली सारे सेल से मैं आइटरेट करूंगा कि कौन से सेल का मैं बेसिकली ये लूँ लेफ्ट राइट वाला, जिससे हो पाए। तो मैं आइटरेट किया 1 से लेकर n तक सारे सेल्स पे, ठीक है। आइटरेट किया। अब दो ऑप्शन है, या तो राइट वाला सेल या लेफ्ट वाला सेल। मतलब अगर मैं आयत सेल है तो एक जेथ सेल होगा, मतलब बेसिकली अगर मुझे डीपी ऑफ आई निकालना है तो मान लो एक जेथ सेल है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, ठीक है। तो जो ऑफकोर्स अगर राइट की तरफ है तो वो लेफ्ट लेफ्ट वाला पोर्शन देगा हमें, मतलब ये वाला ए ऑफ आई आई प्लस बेसिकली ए ऑफ आई लेफ्ट की तरफ पेंट करेगा वो, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो हमें ये देखना है इफ जे माइनस ए ऑफ जे जो है वो लेस देन इक्वल टू आई है, तभी तो वो आई तक पेंट कर पाएगा। नहीं तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है ना, अगर ये आई से ज्यादा है तो आई तक तो पेंट ही नहीं कर पाएगा ना, ठीक है। ठीक है, अगर वो कर पा रहा है तो क्या क्या लेंगे हम, डीपी ऑफ 1 मिनट, सॉरी लेस देन आई होना चाहिए, हाँ लेस देन आई, ये लेस देन आई होना चाहिए। तो डीपी ऑफ जे माइनस ए ऑफ जे +1, ये बेसिकली हम मिनिमम ले लेंगे, मतलब ये एक्नॉलेज कर लेंगे कि ये एक पॉसिबल आंसर है। तो डीपी ऑफ आई में हमें मिनिमम आंसर चाहिए, तो ये एक पॉसिबल आंसर है, डीपी ऑफ जे माइनस ए जे +1, ठीक है। राइट से ये आया। अब लेफ्ट से देखते हैं, लेफ्ट से क्या ऑप्शन है। तो लेफ्ट से अगर जे प्लस ए जे जो है, जे प्लस ए जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, ये कंडीशन होनी चाहिए अगर लेफ्ट की तरफ है, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, ठीक है। तो जे प्लस ए जे शुड बी ग्रेटर देन, एक्चुअली ग्रेटर देन आई होना चाहिए, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन आई। तो अगर ये केस है ना, तो इसमें क्या होगा, डीपी ऑफ J-1 +1, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल ट्रांजिशन हो गई, तुम सोच रहे हो कि बहुत इजीली हो जाएगा ये, बट इसमें एक दिक्कत है। इसमें दिक्कत क्या है, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे, एक सेल साइमल्टेनियसली लेफ्ट और राइट दोनों पे यूज नहीं हो सकता। तो एक केस ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर डीपी ऑफ J-1 है वो कैलकुलेट ही ऐसे हुआ हो कि जो जे वाला है उस बेसिकली जे वाले ने अपना लेफ्ट वाला यूज करके जे डीपी ऑफ J-1 निकाला, और अब वो राइट वाला भी तो यूज कर रहे हैं। तो हम ये तो कर ही नहीं सकते। तो उस केस के लिए हम एक्चुअली फर्दर एक स्टेट बनाते हैं, बाइनरी स्टेट 0 1, 0 1, एक और स्टेट बनाते हैं इसमें। तो जीरो क्या डिनोट करता है, जीरो डिनोट करता है डीपी ऑफ J-1 कैलकुलेट करने के लिए हमने जे वाला सेल लिया नहीं, मतलब जे वाला सेल ही नहीं लिया। और दूसरा जो 1 वाला केस है वो बताता है कि हमने जे वाला सेल भी एक्नॉलेज किया है। तो बेसिकली अगर डीपी ऑफ आई के लिए, डी ऑफ I, 0 के लिए हमने I+1 सेल एक्नॉलेज नहीं किया, ठीक है, क्रॉस, इस पे क्रॉस लगेंगे। ये क्या हो गया, हाँ। तो ये यूज नहीं होगा। और 1 के लिए ये I+1 यूज होगा, ठीक है। ठीक है, 1 के लिए यूज होगा, डीपी ऑफ I, 1 के लिए यूज होगा। अब तुम्हारी ट्रांजिशन भी इसी अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो इस वाले केस में तुम डीपी ऑफ जे प्लस, जब हम तुम डीपी ऑफ जे ले रहे हो, तुम J-1 तभी लोगे, बेसिकली डीपी ऑफ J-1, 0 लोगे। और बाकी केसेस में मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ जे ये 0, 1 का मिनिमम लोगे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें तुम्हें थोड़ा समझने में मुश्किल आ रही होगी, बट तुम बेसिक आइडिया समझ रहे हो क्या, जिसको भी ये क्वेश्चन समझना था, मतलब बेसिक आइडिया यही है
मतलब मैं ज़्यादा अच्छे से इसको इस तरह से समझा नहीं सकता। एक बार थोड़ा कोड के थ्रू तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह से किया ये। तो मैंने क्या किया, दो स्टेट बना ली और इनिशियलाइज एन से किया। तो इनिशियली जीरो, जीरो वाला जो था, जीरो मतलब जीरो मतलब कि अभी तक कुछ भी स्ट्रिप में पेंट नहीं हुआ है, तो इसकी वैल्यू जीरो रखी। और ये मैंने दो केसेस लिए, एक सबसे पहले i+1 वाला अलग से लिया। i+1 वाले में वन वाले में आएगा और जीरो वाले में नहीं आएगा, इसलिए मैंने j=i+1 वाला अलग से लिया। बाकी बाकी के लिए दो केसेस लिए हैं, j<= i और >= i। मतलब ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, सिंपल है। तुम देख सकते हो मेरी सबमिशन में जाके। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। कोड अगर डाउट है तो एक बार अच्छे से मेरा कोड समझ लेना, तो ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो लाइक वी आर डन आई गेस। ठीक है, ठीक है आई गेस हो गया है। लाइक सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं। फिर भी किसी को डाउट हो तो ग्रुप पे पूछ सकते हो हमारे चैट में, पर्सनल क्वेश्चन है। ऑल राइट, हाँ बताओ, क्या क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? भैया आप प्रोफेशनल हो ना, मतलब जॉब कर रहे हो ना साथ में? नहीं नहीं, अभी नहीं कर रहा हूँ मैं जॉब। नेक्स्ट ईयर, मतलब अभी जुलाई से होगी मेरी जॉब। अच्छा, मतलब अभी कॉलेज लास्ट ईयर? हाँ, लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर। ओके ओके। हाँ। भैया ठीक है। जितना करने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? किसके लिए? आपके जितने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितनी प्रैक्टिस अरे करनी पड़ेगी? यार, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तुम्हें एक्चुअली दूसरों को नहीं देखना चाहिए कि दूसरों ने कितना किया, तुम अपने पे फोकस करो ना। नहीं, एंड अपने आप को कितना इम्प्रूव करें कि आप मतलब आपके जितना नहीं, लगभग लगभग कि हम भी ऐसे इंट्यूशन सॉल्व कर पाए समझ रहा हूँ। क्वेश्चन। एक्चुअली यार, ये प्रैक्टिस कितनी लगेगी यार, वो ना तुम पे डिपेंड करता है। लाइक देखो, ऐसा भी हो सकता है तुम्हें ज्यादा लगे, ऐसा भी हो सकता है तुम्हें कम लगे मुझसे। तो वो तुम्हें खुद एक्नॉलेज करना है। तुम ना खुद क्वेश्चन करके देखो, कि तुम प्रैक्टिस करके देखो तुम्हें रिजल्ट कैसा आ रहा है। तुम अगर तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट खराब आ रहा है, तुम प्रैक्टिस बढ़ाओ। अगर तुम्हारा रिजल्ट एडिक्वेट आ रहा है, तो उसी प्रैक्टिस पे चलते रहो। देखो, मैं ये कहूंगा कि तुम ना अलग अलग चीजें ट्राई करते रहो। ठीक है, लाइक अगर तुम्हारी रेटिंग अगर एक्स है, तो तुम x+200 तक के रेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, और रेंज तुम्हारी होनी चाहिए एक्स से लेकर x+200। एक्स से कम वाले ज्यादा सॉल्व मत करना, अगर तुम्हें इंप्रूव करना है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कर पाते हो वो तुम पे डिपेंड करता है, कि कितने में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। देखो, तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें खुद ही फील हो जाएगा कि प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें इंप्रूवमेंट दिख रहा है कि नहीं, तुमसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो टेंशन मत लो, अगला दिन फिर से नए नए से शुरू करो। तुम्हें इंप्रूवमेंट पक्का दिखेगा यार, किसी ना किसी दिन तो दिखेगा ना। एक एक दिन नहीं दिखा, दो दिन नहीं दिखा। तुम तुम अगर तुम्हें इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा, तुम अपना लेवल एक तरह से कम कर लो, तुम क्वेश्चंस का लेवल कम कर लो। लेवल कम करके भी ना तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखेगा। ऐसा मत सोचना लेवल कम है तो हो पा रहे इजीली, तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखेगा भाई। एक पॉइंट तो होगा ना जिसपे तुम इंप्रूव करोगे, तो इम्प्रूव कर तुम्हें इंप्रूवमेंट की तरफ जाना है। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि प्रैक्टिस कितनी करूं कि ऐसा बन जाऊं। तुम्हें अपने आप को बस इंप्रूव करना है। फोकस तुम ये रखो, शॉर्ट टर्म टारगेट रखो। जस्ट अपने आप को इंप्रूव करने को देखो, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव, इंक्रीमेंटल। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम एक महीने में कितना ज्यादा इंप्रूव कर गए होगे, अगर तुम डेली बेसिस पे इंप्रूव कर रहे हो। तो मैं यही कहूंगा, रोज 3-4 घंटे दो सीपी को, अगर तुम्हें अच्छे से इंप्रूव करना है। 2-3 घंटे भी चलेगा, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। ठीक है रविंदर, समझ गए? ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ, ठीक है आई गेस हो गया है सब। राइट।